नमस्कार दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मॉरिशस की यात्रा पर गए हुए हैं और वहां पर मॉरिशस अपना 57वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, क्योंकि मॉरिशस 12 मार्च 1968 को आजाद हुआ था। तो आज ही के दिन मॉरिशस आजाद हुआ था, तो उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होने के लिए मोदी जी मॉरिशस की यात्रा पर गए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि मॉरिशस जो अभी हिंद महासागर में एक छोटा सा खूबसूरत आइलैंड है, जो भारत से लगभग इसकी दूरी की बात करें, भारत से दूरी की बात करें मॉरिशस की, तो यह लगभग 5110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी जनसंख्या हम देखें कि जनसंख्या इसकी है लगभग 12 लाख इसकी जनसंख्या है और लगभग 52% आबादी हिंदू है। 52% आबादी हिंदू है और इसमें कुछ 24-25% ईसाई निवास करते हैं और बाकी 1-2% मुस्लिम आबादी यहाँ पर निवास करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये छोटा सा आइलैंड भारत के लिए इतना खास क्यों है? क्योंकि सबसे दिलचस्प बात तो ये है क्योंकि बिहार से गए केवल 36 मजदूरों ने आज से 191 साल पहले केवल 36 मजदूर यहाँ पर मॉरिशस गए थे और उन 36 मजदूरों ने ही मॉरिशस नाम का देश बसा दिया था। आज हम पूरा इतिहास मॉरिशस का जानेंगे कि आखिर कैसे बिहार के मजदूरों ने वहां पर जाकर एक नया देश बनाया, कैसे उनको वहां पर ले जाया गया। इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही हम चर्चा करेंगे कि भारत और मॉरिशस के बीच अभी क्या समझौते हुए हैं और द्विपक्षीय क्या क्या समझौते हुए हैं, भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट मॉरिशस क्यों बना हुआ है, इसके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि बात है भारत में 18वीं शताब्दी की। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था? 18वीं शताब्दी में भारत में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। उस अकाल के तहत भारत में लगभग 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से पूरा देश एक तरीके से बहुत गरीब हो चला था। हर घर में कोई घर ऐसा नहीं था जिस घर में किसी की मौत नहीं हुई हो। उस अकाल के कारण खाने के बहुत लाले पड़ गए थे, जिसके चक्कर में क्या हुआ था, जो गरीब लोग थे उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था। केवल पेट भरने के लिए ही उनको कर्ज लेना पड़ रहा था। अब इसमें दोस्तों क्या हुआ, उस समय भारत में ब्रिटिश हुकूमत लगभग अपने पूरे पैर जमा चुकी थी और लगभग पूरे भारत को अपने शिकंजे में कस लिया था। तो जब भारत के बहुत सारे लोग गरीब हो गए, बिहार में दुआई दी जाती है आज भी कि बिहार बहुत गरीब है, पिछड़ा हुआ है, वहां पर गुंडागर्दी बहुत ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, वहीं के मजदूरों ने एक नया देश बसा डाला था। वो इस कारण बसा डाला था कि जैसे इनके ऊपर कर्जा हो गया, कर्ज होने की वजह से इनके बहुत सारे इन्होंने धन उधार ले लिया। अब चुका पाना बहुत मुश्किल था, जिसके चक्कर में उस समय अंग्रेजों ने क्या किया, उस समय अंग्रेजों को चाय और कॉफी की काफी लत लग गई थी, जिसके चक्कर में उनको शक्कर की जरूरत पड़ती थी। तो शक्कर उस समय इन आइलैंडों में बहुत ज्यादा हुआ करता था। कैरेबियन आइलैंड हुए, इनमें शक्कर, चीनी की, गन्ने की खेती की जाती थी, तो वहां पर बहुत सारे मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। अब जब ये मजदूर गुलामी में और कर्ज में डूबे हुए थे, तो एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसका नाम था जॉर्ज चार्ल्स। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे न्यू एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, इसमें क्या हुआ कि जैसे इस आइलैंड को इन्होंने बसाया था मजदूरों ने, तो इसमें क्या हुआ कि न्यू एक्सपेरिमेंट के तौर पर इन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट के तहत दोस्तों अंग्रेजों ने क्या किया, बिहार के मजदूरों के साथ एक समझौता किया, एक एग्रीमेंट साइन करवाया। वह एग्रीमेंट क्या था कि जैसे उन मजदूरों को लालच दिया गया कि तुम जैसे 5 साल के लिए हमारे यहाँ काम कर लो, मजदूरी के तौर पर काम करो लो। एक तरीके से बंधुआ मजदूर उसे माना जाता था। मजदूरी के लिए काम करो, उसके बाद तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दिया जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि इस एग्रीमेंट के तहत इनसे साइन करवाए गए। जो मजदूर थे, बिहार के मजदूर थे, उनसे साइन करवाए गए और साइन करवाने के बाद इनको जहाज से 10 सितंबर 1834 को कोलकाता से एटलस नाम के जहाज से 36 मजदूरों को मॉरिशस के लिए रवाना किया गया। जिन जिन ने इस एग्रीमेंट पर साइन किए उसे गिरमिट कहा गया, जिससे इन्हें बंधुआ मजदूर के साथ साथ भारतीय गिरमिट मजदूर कहा गया। भारतीय गिरमिट मजदूर इनको कहा गया, जिसके तहत इन्हें 36 गिरमिट मजदूरों ने मॉरिशस बसाया, इसके नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, जब ये 36 मजदूर मॉरिशस के लिए रवाना हुए, तो 53 दिन के सफर के बाद 2 नवंबर 1834 को मॉरिशस पहुंचे। अब दोस्तों, मॉरिशस तो ये पहुंच गए, वहां पर मजदूरी भी करने लगे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इन्हें वहां से 5 साल बाद भी वापस नहीं आने दिया, क्योंकि अंग्रेज तो हमेशा ही धोखेबाज रहे हैं। आज भी उन पर, अंग्रेजों के ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। आज भी जो यूरोपियन कंट्री है या फिर अमेरिका कह लो, इनके ऊपर विश्वास कभी भी नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से वहां जो पहले भी अंग्रेज थे, इन्होंने भी भारतीय मजदूरों के साथ काफी धोखाधड़ी की थी, जिसके बाद इन्होंने वहां पर गए थे। ये मजदूर हैं जो सबसे पहले वहां पर मॉरिशस के तट पर
पहुंचे थे। और उस तट को आज भी मॉरिशस में अप्रवासी घाट के नाम से जाना जाता है। यह वह तट है जहां पर जाकर सबसे पहले ये मजदूर वहां पर उतरे थे, जिसे आज भी मॉरिशस में अप्रवासी घाट के नाम से जाना जाता है। और 2 नवंबर को अप्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 1834 से 1910 तक लगभग 4.5 लाख मजदूर मॉरिशस पहुंचाए गए थे। तो बिहार से और बाकी अन्य राज्यों से मॉरिशस में पहुंच गए थे लगभग 4.5 लाख, क्योंकि वहां से उनको वापस आने नहीं दिया गया। और बाद में तो क्या हुआ कि अंग्रेजों ने खुलेआम ये कह दिया था कि जो भी मजदूर वहां जाएगा वो वापस नहीं आएगा। अब दोस्तों आदमी एक हद तक ही सह सकता है, जिसके बाद उन्होंने वहां पर विद्रोह करना शुरू किया। और विद्रोह करना शुरू किया तो 1917 के बाद वहां से वापस लाना शुरू किया गया। 1910 तक तो वहां पर पहुंचाया गया, लेकिन विद्रोह के बाद 1917 के बाद वहां से लाना स्टार्ट किया गया, क्योंकि उस समय भारतीयों की तो कोई जहाज हुआ नहीं करती थी। कोई आए भी तो उस समय 5000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत कैसे आ सकते थे। तो वहीं पर उनकी 3-4 पीढ़ी गुजर चुकी थी। अब उसमें से कुछ लोग तो आए और कुछ बाकी सब लोगों ने उनको वहां को मॉरिशस को अपना देश मान लिया था। अब कहे कि वो वापस आए भी नहीं थे, क्योंकि 3-4 पीढ़ी गुजर जाने के बाद तो कहीं पर भी बस जाओ, वहां से आने का मन वैसे भी नहीं करता है। अब दोस्तों उसमें क्या हुआ, 1917 के बाद तो आए। अब उस समय जब 4.5 लाख वहां पर पहुंचे थे तो उस समय लगभग 68% आबादी तो वहां पर हिंदू थी। मॉरिशस में 68% आबादी हिंदुओं की थी। अब दोस्तों मॉरिशस में क्या हुआ था कि जैसे ब्रिटिशों को कब्जा तो बाद में हुआ था, बात है 1715 की। 1715 में मॉरिशस में क्या हुआ था, सबसे पहले मॉरिशस ने फ्रांस ने कब्जा किया था। उस समय पूरी दुनिया में 2 एम्पायर चलते थे, एक तो फ्रांस का, एक ब्रिटेन का। ब्रिटेन के बारे में तो दुनिया जानती है कि कभी उनका सूर्यास्त नहीं होता था उनके एम्पायर का। तो 2 ही हुकूमत चलती थी पूरे वर्ल्ड पर, या तो फ्रांस की जिस पर फ्रांस का कब्जा था, फ्रांस की गुलामी कर रहे थे पूरे दुनिया के देश, या फिर ब्रिटेन की गुलामी कर रहे थे। हमने तो ब्रिटेन की गुलामी की है। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ कि 1715 में फ्रांस ने कब्जा किया इस आइलैंड पर। इसके बाद लगभग 1803 और 5 के बीच फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध होते गए, 1803 और 5 के बीच। उसके बाद इंग्लैंड ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था, ब्रिटेन हुकूमत ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद ब्रिटेन से 1968 में 12 मार्च 1968 में ब्रिटेन से इनको आजादी मिली थी। अब दोस्तों इसी बीच क्या हुआ कि जैसे कुछ लोग तो वापस आ गए, लेकिन बहुत सारे लोग वहीं पर, लगभग 90% लोग तो वहीं पर बस गए, क्योंकि वहां पर उनका जमावड़ा जम चुका था। इसके बाद इनमें क्या हुआ कि दोस्तों बात है 1896 की। 1896 में बिहार का एक मजदूर था, उसका नाम था मोहित राम गुलाम। मोहित राम गुलाम बिहार का मजदूर था। यह मजदूरी करने के लिए वहां पर ले जाया गया था, मॉरिशस ले जाया गया था। लेकिन ये बहुत दिमाग वाला इंसान था, तो इसने वहां पर जाकर गन्ने के खेत में, गन्ने की मिल में काम करना स्टार्ट किया। अब दोस्तों 18 साल के मोहित राम गुलाम के बेटे का नाम था शिवसागर राम गुलाम। अब मोहित राम गुलाम काफी समझदार इंसान था, तो उसने क्या किया, अपने बेटे को, इसने मजदूरी कर करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और अपने बेटे जिसका नाम था शिवसागर राम गुलाम, इसको इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया। और जब ये इंग्लैंड पढ़कर वापस आया तो इसने मॉरिशस की स्वतंत्रता के लिए कदम उठाया, क्योंकि दोस्तों शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा की वजह से ये इतने बड़े पढ़ लिख कर इंग्लैंड से आए थे, तो इंग्लैंड की सारी नीतियां जान चुके थे। जैसे भारत में भी गांधी जी इंग्लैंड पढ़ के आए थे, नेहरू जी इंग्लैंड पढ़ के आए थे, तो उनकी जो सारी चाल चलन था या उनके जो तौर तरीके थे, सब ये सीखकर यहाँ पर आए थे। उनके ही तौर तरीके इस्तेमाल करके भारत को आजादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी तरीके से शिवसागर राम गुलाम एक मजदूर का बेटा था, यह इंग्लैंड पढ़ने के लिए गया था। वापस जब यह मॉरिशस आया तो इसने मॉरिशस की दशा को देखते हुए ब्रिटेन से आजादी दिलाने के लिए इसने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। इसके कामों के तहत ही 1935 में मॉरिशस आया था। इसके काम को देखते हुए ही इसने बहुत सारे प्रयास किए, स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल वहां पर फूंक दिया। इसके बाद 12 मार्च 1968 को, इसके बाद दोस्तों 1968 में 12 मार्च 1968 में मॉरिशस आजाद हुआ। और मॉरिशस आजाद होने के साथ साथ ही राम गुलाम जो यह थे शिवसागर राम गुलाम, जो मॉरिशस के राष्ट्रपिता बने उस समय, और मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री भी शिवसागर राम गुलाम बने। इस तरह दोस्तों एक बिहार के रहने वाले मजदूर का बेटा ही वहां पर मॉरिशस का राष्ट्रपति बना और वहां का राष्ट्रपिता कहलाया। जैसे भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी है, उसी तरीके से मॉरिशस के राष्ट्रपिता शिवसागर राम गुलाम को माना जाता है, और यह वहां के पहले प्रधानमंत्री बने। अब दोस्तों और इनके आगे देखते हैं कि इनके बेटे शिवसागर राम गुलाम के बेटे, इनका नाम है नवीन चंद्र राम गुलाम। इन्होंने राजनीति में कदम रखा और 1995 से 2014 तक मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 2024 में फिर से ये तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में इनके बेटे ने पदभार संभाला है।
अब दोस्तों हम देख सकते हैं कि कैसे एक मजदूर का बेटा, फिर उसका बेटा मॉरिशस का प्रधानमंत्री बना, उसका राष्ट्रपति बना, फिर उसका बेटा आज मॉरिशस को संभाल रहा है। इसी तरीके से उसे मॉरिशस को भारत का एक मिनी भारत के नाम से जाना जाता है, जहां पर आज भी भारत की परंपरा फॉलो होती है, भारत के रीति रिवाज वहां पर फॉलो होते हैं, भोजपुरी भाषा भी वहां पर बोली जाती है, बहुत कुछ भारत के हित के लिए वहां पर किया जाता है। मॉरिशस आज भी भारत का हमेशा समर्थक रहा है। दोस्तों ये तो हो गई मॉरिशस के इतिहास की बात। अब हम देखते हैं कि मॉरिशस भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इतनी दूर होते हुए भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों हुआ क्या कि चीन ने इंडियन ओशन में भारत को घेरने के लिए एक तरीके से जाल बिछाया हुआ है, जिसके तहत उसने क्या किया कि श्रीलंका के हम्बनटोटा में, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में, अफ्रीका के कई देशों में प्रोजेक्ट पर इन्होंने काम किया है, जिसके तहत ये जासूसी पनडुब्बी भी रख सकता है, अपने नौसैनिक अड्डे यहाँ पर इन्होंने इंडियन ओशन में स्थापित किए हुए हैं भारत को घेरने के लिए। तो भारत के लिए मॉरिशस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अगर मॉरिशस पर अपना कंट्रोल चाहता है, हम देखें तो भारत अगर इंडियन ओशन में चीन को मात देना चाहता है तो उसे मॉरिशस के लिए बहुत भारत के लिए मॉरिशस बहुत महत्वपूर्ण है। मॉरिशस में क्या किया, भारत ने अपना एक नौसैनिक अड्डा बनाया हुआ है, जिसके तहत मॉरिशस और भारत मिलकर चीन को कंट्रोल कर सकते हैं, चीन के विमान जहाजों पर अपनी निगरानी रख सकते हैं, अपनी इनकी जासूसी कर सकते हैं। और मॉरिशस में हिंदू आबादी होती है, मॉरिशस तो एक तरीके से मिनी भारत है, तो वह हमेशा भारत का समर्थक रहा है। तो भारत नहीं चाहता कि कैसे भी करके ये छोटा सा आइलैंड चीन के कब्जे में चला जाए। अगर भारत इससे दूरी बनाकर रखना चाहता है तो रखता है तो यह चीन के कंट्रोल में चला जाएगा, क्योंकि चीन इतने ऑफर देता है, इतनी लालच देता है जिसे कोई बुला नहीं पाता, लेकिन बाद में चीन इनको बर्बाद कर देता है, जैसे श्रीलंका को बर्बाद किया। अब दोस्तों भारत को क्या जरूरत पड़ी थी, नहीं तो ऐसे 12 लाख वाले छोटे से आइलैंड में विजिट करने की, मोदी जी जैसे भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के जो प्रधानमंत्री हैं उनको वहां पर विजिट करने की क्या जरूरत थी। लेकिन मॉरिशस भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंडियन ओशन में कंट्रोल करने के लिए भारत को मॉरिशस की काफी जरूरत है। तो मॉरिशस और भारत के बीच में काफी बहुत घनिष्ठ संबंध अभी बने हुए हैं और बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। अब दोस्तों आगे हम देखें कि भारत और मॉरिशस के बीच अभी कितना व्यापार चल रहा है। 4000 करोड़ का भारत और मॉरिशस के बीच एक्सपोर्ट होता है और 132% की बढ़ोतरी 2005 से अब तक व्यापार में आ चुकी है। 800 करोड़ का भारत वहां से आयात भी करता है। अब भारत और मॉरिशस के बीच में अभी मोदी जी गए हुए हैं तो वहां पर 8 समझौते हुए हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। लोकल करेंसी का मतलब कि हम अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे, हम रुपए में व्यापार करेंगे, हम नहीं करेंगे डॉलर में, जिसकी वजह से डॉलर के ऊपर निर्भरता घटती जाएगी। भारत को हर देश के साथ ऐसा ही करना चाहिए, चाहे कम पैसों में व्यापार कर ले, लेकिन हर देश के साथ ऐसा ही करना चाहिए। जिसके साथ व्यापार कर रहा है तो अपनी करेंसी में व्यापार करना चाहिए, जिससे भारत को भी बहुत फायदा होगा, डॉलर के ऊपर निर्भरता भी कमजोर होगी और निर्भरता भी कम होगी और भारत का रुपया भी मजबूत होगा। जितना अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भारत का रुपया जाएगा उतना मजबूत होता जाएगा। और दोस्तों दूसरा, जल परियोजना के लिए भी वित्तीय सहायता भारत देने वाला है। राजनयिक प्रशिक्षण भी किस के बीच, भारतीय विदेश सेवा संस्थान और मॉरिशस के विदेश मंत्रालय के बीच राजनयिक प्रशिक्षण भी भारत देगा। वहां के राजनीतिकों को और वहां के ऑफिसरों को भी भारत प्रशिक्षण देगा। चौथा है समुद्री सुरक्षा सहयोग। भारतीय नौसेना और मॉरिशस पुलिस बल के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग हुआ है। इसके तहत वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन शेयर करने पर सहमति, जिससे समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी। पांचवा हम देखें आर्थिक अपराधों की जांच में सहयोग। मॉरिशस की वित्तीय अपराध आयोग और भारत का प्रवर्तन निदेशालय के बीच यह सहमति बनी है। इससे क्या होगा, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य वित्तीय अपराधों के रोकथाम के लिए सहयोग मिलेगा। छठा हम देखें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में सहयोग। मॉरिशस का उद्योग मंत्रालय, भारत का एमएसएमई मंत्रालय, इससे क्या होगा, स्टार्टअप, छोटे उद्योग और व्यापारियों के विकास में सहयोग मिलेगा। अब प्रशासनिक सुधार और ट्रेनिंग किसके बीच, मॉरिशस के लोक सेवा मंत्रालय और भारत का नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के बीच यह समझौता हुआ है, जिसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। आठवां हम देखें समुद्री शोध और सूचना साझा करना। दोनों देश एक दूसरे की समुद्री शोध में सहायता करेंगे और सूचना और सहयोग करेंगे। अब दोस्तों यह महत्वपूर्ण समझौते, यह 8 समझौते भारत और मॉरिशस के बीच किए गए हैं, जिसके तहत भारत और मॉरिशस के बीच काफी घनिष्ठ संबंध और ज्यादा स्थापित हो चुके हैं। दोस्तों मोदी जी किसी देश की यात्रा करते हैं तो उसका कोई ना कोई मकसद, बहुत तगड़ा मकसद बहुत जरूर होता है, जिसके तहत उस देश की यात्रा की जाती है। दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।